स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं, MA फर्स्ट ईयर, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी है, आपको आंसर यही लिखना है। आइए देखते हैं। जॉन रॉल्स का जो जन्म हुआ था वो 21 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, 21 फरवरी और 1921। ठीक है, याद रखने में बहुत इजी है। 1921 और 21 फरवरी और 1921। और कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और अमेरिका के ही विश्वविद्यालय, क्या नाम था उस विश्वविद्यालय का? हार्वर्ड। हार्वर्ड में उन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापक का काम करा था। ठीक है, और अमेरिका के ही विश्वविद्यालय में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय था उनके विद्यालय का नाम, उसमें उन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापक का काम किया था। ठीक है, जॉन रॉल्स की बचपन से ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में रुचि थी। ठीक है, जॉन रॉल्स की जो है ना, बचपन से ही समाज में जो भी समस्या है उसको सुलझाने में उनकी रुचि थी। जॉन रॉल्स क्या थे? एक उदारवादी विचारक थे और सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक के रूप से भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, जॉन रॉल्स क्या थे? उदारवादी विचारधारा का समर्थन करते थे और राजनीतिक दर्शन के रूप से भी उन्हें जाना जाता है। जॉन रॉल्स ने क्या अपनी एक पुस्तक लिखी थी? कब लिखी थी? 1971 में। और उस पुस्तक का क्या नाम था? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। और उस पुस्तक में ही उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उस समय ये पुस्तक बहुत चर्चित रही थी। ठीक है, जिस समय ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी ना, छपी थी, आई थी 1971 में, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी क्योंकि उस समय उदारवाद बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। क्योंकि एक तो उदारवाद संकट के दौर से गुजर रहा था, तो उस समय जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आई थी, तो बहुत चर्चित रही थी। और न्याय के सिद्धांत की व्याख्या सभी ने अपने अपने ढंग से, ठीक है, उदारवादियों ने अपने तरीके से की है और मार्क्सवादियों ने अपने तरीके से की है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन रॉल्स ने ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। ठीक है, वो कल्पना करता है ऐसी प्राकृतिक अवस्था की जब राज्य संस्था का उदय नहीं हुआ था, यानी जब राज्य था ही नहीं, राज्य संस्था कोई था ही नहीं, राज्य का जन्म था ही नहीं, राज्य से पहले की बात वो करता है, वो कल्पना करता है उस चीज़ की, प्राकृतिक अवस्था की, जब राज्य नहीं था। रॉल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग अज्ञात पर्दे के पीछे बैठे थे। ठीक है, रॉल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या थे? अज्ञात पर्दे के पीछे बैठे थे, जहां लोगों को अपनी क्षमताओं, श्रेष्ठताओं की जानकारी नहीं थी। उन्हें अपनी क्षमताओं, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या श्रेष्ठता है, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और ना ही उन्हें ये पता था कि जिस व्यवस्था में वे रहने का निर्णय कर रहे हैं वह व्यवस्था किस प्रकार की होगी। और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस व्यवस्था में रहने की तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, उन्हें कुछ नहीं पता था। अज्ञात पर्दे के पीछे बैठे हुए थे वे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, और इस अवस्था को वो क्या कहते हैं? मूल अवस्था का नाम दिया, मूल स्थिति का नाम दिया जॉन रॉल्स ने। और मूल स्थिति में लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं पता था, यानी लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति में, यानी वे कौन से, उनकी समाज में क्या स्थिति होगी, वे जमींदार हो गए, जनसाधारण हो गए, कैथोलिन हो गए, या ब्राह्मण हो गए, शास्त्री हो गए, क्या हो गए, उन्हें वो उसके बारे में नहीं पता था। और उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या होगी मूल अवस्था में, उन्हें उस चीज़ के बारे में भी नहीं पता था, यानी वो आर्थिक रूप से अमीर हो गए या गरीब हो गए, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं पता था, ऐसे वो कल्पना करते। ठीक है, आगे जॉन रॉल्स कहते हैं कि सभी लोगों की, और मूल अवस्था में क्या है, सभी लोगों की जो क्षमताएं होगी, हित होंगे, जो उनकी आगे जॉन रॉल्स कहते हैं कि सभी लोगों की अलग अलग हित और अलग अलग योग्यताएं होगी। ठीक है, जॉन रॉल्स आगे ये कहते हैं कि सभी लोगों के अलग अलग हित और अलग अलग योग्यताएं होगी। कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है, किसी के पास कोई बुद्धि हो ही नहीं सकती, कोई ताकतवर हो सकता है, कोई कमज़ोर हो सकता है। मूल अवस्था में कैसे होगा व्यक्ति को ना अपनी सामाजिक स्थिति का पता होगा, ना आर्थिक स्थिति का पता होगा, और सबके हित और योग्यताएँ अलग होगी, अपनी क्षमताएँ और योग्यताओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। जब उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी नहीं तो वो कैसे
तो जॉन रोल्स कहते हैं कि हर व्यक्ति यही चाहेगा कि ऐसे नियम बनाए जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम अगर जो हम मतलब अगर जो हम ऐसे न्याय तो फिर कैसा बनाएंगे हम, जब उन्हें हाँ, जब उन्हें अपना पता ही नहीं होएगा कि हम गरीब हो गए या अमीर हो गए। जैसे मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं आगे अमीर होने वाली हूँ या गरीब होने वाली, पर्दे के पीछे मेरी क्या स्थिति, आगे बाद में मेरी क्या अवस्था रहेगी, पर्दे के पीछे निकलने के बाद मेरी क्या स्थिति होएगी, क्या होएगा। तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि क्या पता मैं गरीब हो जाऊँ, उस चीज़ का उन्हें भय रहेगा ना। मेरी स्थिति का मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे ये भय रहेगा इस स्थिति का, क्या पता मैं गरीब हो जाऊँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जो ऐसे, तो मैं कैसे नियम बनाऊँगी, मैं ऐसे नियम बनाऊँगी जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी निराश ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति को ये डर सताएगा कि कहीं वो इंसान बेचारा गरीब ना हो जाए। इसलिए वो ऐसे न्याय का सिद्धांत बनाएगा जिससे हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों को भी अधिकतम लाभ पहुंच सके, जिससे गरीब से गरीब लोगों को भी अधिकतम लाभ पहुंच सके। वो ऐसे न्याय का सिद्धांत बनाएगा, क्योंकि वो डर के कारण कि कहीं वो गरीब ना हो जाए, उन्हें अपना पता ही नहीं होएगा कि वो अमीर हो गए या गरीब हो गए, क्या उनके क्या जात हो, राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या होएगी। इसलिए वो ऐसे सिद्धांत, न्याय के ऐसे सिद्धांत बनाएगा जिससे गरीब से गरीब, हीनतम से हीनतम लोगों को भी अधिकतम लाभ पहुंच सके। ठीक है, और जिसके लिए वे 3 निष्कर्षों पर पहुंचा है। पहला निष्कर्ष क्या है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिकतम व समान स्वतंत्रता मिले। ठीक है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले और समान स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता ज़्यादा ना हो, किसी की स्वतंत्रता कम ना हो। ठीक है, अधिक से अधिकतम हो और समान हो उनकी स्वतंत्रता। सेकंड पॉइंट वो कहते हैं सभी को समान अवसरों की समानता मिले, यानी सभी व्यक्तियों को अवसर समान मिलने चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, अवसर जो मिले उन्हें समान मिले, किसी को कम या ज़्यादा ना मिले। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि यदि किसी व्यक्ति के बीच दूसरे व्यक्ति से भेदभाव किया जाता है तो उस भेदभाव का उचित आधार होना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया भी जाता है तो उसका उचित आधार होना चाहिए। जैसे उस भेदभाव से समाज के सबसे ज़्यादा दीनहीन वर्ग की स्थिति में सुधार आए तो वो भेदभाव नहीं कहलाएगा, वो सही होएगा। ठीक है, वो भेदभाव नहीं कहलाएगा। अगर जो उस भेदभाव से किसी गरीब से गरीब व्यक्ति का गरीब से गरीब व्यक्ति की स्थिति सुधर रही है तो वो भेदभाव नहीं कहलाएगा। अब हम देखते हैं जॉन रोल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत कहा है। पहले ये क्या थी, काल्पनिक स्थिति, वो सारी चीज़ें कि मतलब एक मनुष्य जो है कल्पना में जी रहा है कि मतलब उसे क्या मूल अवस्था होगी, उसमें उसे अपनी योग्यता व क्षमताओं के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए वो कैसे न्याय का सिद्धांत की स्थापना करेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, तो इसलिए वो ऐसे न्याय के सिद्धांत की स्थापना कराएगा जिससे गरीब से गरीब लोगों को भी लाभ पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो ऐसी कल्पना करते हैं। अब जॉन रोल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को क्या बोला है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत बताया उन्होंने। ठीक है, मतलब बंटवारे को उन्होंने मेन बोला है कि उनका जो सिद्धांत है बंटवारे पर है। वो अगर जो चीज़ों का सही रूप से अगर जो बंटवारा होएगा तो न्याय अच्छे से हो पाएगा। और ये बंटवारा किस चीज़ का होगा, ये वितरण किस चीज़ का होगा, इसका संबंध समाज में वस्तुओं और सेवाओं से है। ठीक है, वितरण की बात करता है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है वितरणात्मक है उसका सिद्धांत, और वो वितरण किसका होगा, वो बंटवारा किस चीज़ का होगा, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। और कहा है कि हमारे समाज में कुछ वस्तुएं होती है और जब तक उन वस्तुओं का बराबर बंटवारा नहीं होगा तब तक अन्याय रहेगा। ठीक है, हमारे समाज में जो वस्तुएं और सेवाएं होती है, यदि उसका समाज में समान रूप से या बराबर बंटवारा नहीं होगा तो तब तक अन्याय रहेगा। रोल्स ने इन वस्तुओं को मौलिक पदार्थ का नाम दिया। ठीक है, जॉन रोल्स वितरण की बात करता है। वितरण न्याय का सिद्धांत किस पर है, वितरण पर आधारित है। और वो वितरण किस चीज़ का होगा, वस्तु और सेवाओं का होगा, और उन वस्तु और सेवाओं को उसने
क्या नाम दिया है? मौलिक पदार्थ का नाम दिया। और मौलिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सामाजिक पदार्थ, वे पदार्थ जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित किए जाते हैं, जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, भौतिक पदार्थ, अधिकार, स्वतंत्रता आदि। ठीक है, वेतन हो गए, संपत्ति हो गई। संपत्ति यहाँ समाज में जो व्यक्ति को जो सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है उसे कहते हैं अवसर, भौतिक पदार्थ और अधिकार, स्वतंत्रता आदि। ठीक है, और प्राकृतिक पदार्थ जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, काल्पनिक शक्ति, क्षमता जो सामाजिक संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वितरित नहीं की जा सकती। ये स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य हम किसी को दे थोड़ा ना सकते हैं। समाज की संस्थाएं हमें थोड़ा ना बांट सकती है। तो हमारा खुद का स्वास्थ्य, बुद्धि, काल्पनिक शक्ति, ये सामाजिक संस्थाएं थोड़ा ना हमें बांट सकती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बांट सकती ना ये। तो इसे ही परंतु हम इससे प्रभावित होते हैं। अगर जो हमारे पास ज़्यादा अच्छी बुद्धि है तो उस चीज़ से हम अच्छी है, काल्पनिक क्षमता अगर जो हमारी अच्छी है तो उस चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, परंतु हमें ये प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संस्थाएं हमें बांट नहीं सकती है। ठीक है, और ये वितरण कैसे होगा और ये वितरण किस प्रकार के किसके द्वारा किया जाएगा? कौन करेगा ये वितरण? अधिकार व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया द्वारा और प्रतिष्ठान द्वारा। ठीक है, जॉन रोल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, जॉन रोल्स जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और जॉन रोल्स का कहना है कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को बनाया। ठीक है, और उनका क्या कहना है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत था ना उसका समर्थन करता है। जॉन रोल्स कहते हैं कि जो हमने जो अपने समाज का जो निर्माण किया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। जॉन रोल्स ने समाज में न्याय की स्थापना के लिए न्याय के 2 नियम बताए। ठीक है, जॉन रोल्स ने कहा है कि समाज में जो न्याय की स्थापना होगी वो 2 नियमों के आधार पर होगी। फर्स्ट इसका नियम है एक समान मौलिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार जो दूसरे के इसी समान अधिकार के अनुरूप हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है यानी जिस चीज़ मैं हूँ, मुझे जो स्वतंत्रता मुझे मिली है दूसरे व्यक्ति को भी वही सेम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दोनों को समान स्वतंत्रता मिले, किसी को ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। समान हो, उसकी स्वतंत्रता भी वही हो, मेरी स्वतंत्रता भी वही हो और दूसरे वाले व्यक्ति की भी स्वतंत्रता वही हो। सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को 2 तरीके से ठीक किया जाता है। दूसरा नियम उसने क्या बताया? न्याय की स्थापना समाज में कैसे की जा सकती है? 2 नियमों से किया जा सकती है। पहली, एक समान मौलिक स्वतंत्रता, सबको समान स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को 2 तरीकों से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है ना, आर्थिक रूप से जो असमान है, कोई गरीब है कोई अमीर है, वो जो असमानता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अवसर की निष्पक्ष समानता के अंतर्गत पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति सभी के लिए उपलब्ध कराई जाए, यानी सभी को हम समान अवसर देंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहला इसमें ये बोला है कि निष्पक्ष समानता के अंतर्गत पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, क्या कराई जाएगी? पद की जो प्राप्ति है, अवसर की जो प्राप्ति है वो निष्पक्ष रूप से सभी को प्रदान की जाएगी, यानी सभी को हम समान अवसर देंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अवसर जो देंगे हम सभी को समान देंगे, अपॉर्चुनिटी जो देंगे हम सभी को समान देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को कम या ज़्यादा नहीं देंगे, सभी को समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, आर्थिक रूप से गरीब हो या अमीर हो, सामाजिक रूप से उसका कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, वो हम सबको समान देंगे, ब्राह्मण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम समान उसे अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, और दूसरी बात उसने क्या बोली है? समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाएगा। जो सबसे निम्न लोग हैं ना, निम्न कोटि के लोग हैं, जो सबसे दीनहीन लोग हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाकर, ठीक है, समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम किया जाएगा। यानी यदि कोई पक्ष यानी यह कोई ये कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि ये न्याय है। और
और ये हम कैसे देंगे? समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ हम कैसे पहुंचाएंगे? जो अमीर लोग हैं ना, जॉन रोल्स कहते हैं कि अमीर लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के गरीब लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाएगा, और इसी को जॉन रोल्स के भेदमूलक सिद्धांत कहा जाता है, और इसी को जॉन रोल्स के भेदमूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसकी आलोचना देखते हैं। यहाँ हीनतम स्थिति की पहचान करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसकी हीनतम स्थिति किसकी है? समाज में हम लोग रहते हैं, कितने भी लोग रहते हैं, आर्थिक आधार पर हीनतम स्थिति की पहचान की जाए, सामाजिक आधार पर रोल्स ने इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि हीनतम लोग कौन है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से? इसका तो कोई स्पष्ट आधार ही नहीं है। इतना बड़ा समाज में हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हमें कैसे पता चलेगा? मार्क्सवादियों के अनुसार यदि आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता ही नहीं होगा तो कोई व्यक्ति न्याय का सही सिद्धांत कैसे बना पाएगा? तो ये बात तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी ये कहते हैं यदि हमें समाज में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता ही नहीं होएगा तो हम न्याय का सही सिद्धांत कैसे बना पाएंगे? हम न्याय का सही सिद्धांत दे ही नहीं सकते। ये जो बात है बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। स्वेच्छातांत्रवादियों के अनुसार रोल्स ने समानता पर इतना बल दिया है कि स्वतंत्रता का बलिदान ही कर दिया, ठीक है। रोल्स ने ना समानता को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है, वो समानता पर इतना ज़्यादा बल दिया है कि स्वतंत्रता का तो ख़त्म हो चुकी है, स्वतंत्रता का तो बलिदान हो चुका है। मैकफर्सन के अनुसार अमीर वर्ग से गरीब वर्ग को संपत्ति तथा धन का हस्तांतरण कर दिया जाए तो अमीर गरीब ना हो जाए, इसलिए वह उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है। इसमें मैकफर्सन क्या कहते हैं? मैक्सफर्सन ये कहते हैं कि यदि अमीर लोगों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देंगे और गरीब लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, गरीब लोगों को उस धन का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हम अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे तो हम अमीर लोगों का धन कम नहीं हो जाएगा? उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा, उन्हें इस बात का डर रहेगा ना कि हम अमीर गरीब ना हो जाए, हम अमीर है गरीब ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना की है। और रॉबर्ट नोजिक ने रोल्स के भेदमूलक सिद्धांत की आलोचना करी है। उनका कहना है कि यदि हम निम्न कोटि के लोगों को लाभ कैसे पहुंचाएं, और रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि हम निम्न कोटि के लोगों को लाभ कैसे पहुंचाएंगे, वास्तव में उन तक तो लाभ पहुंचता ही नहीं है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम अभी देख लेते हैं, राशन कार्ड निम्न कोटि के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्हें राशन मिलना चाहिए, पर अमीर लोग भी तो राशन कार्ड बनवा के फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये इस बात का पहचानना तो बहुत मुश्किल है कि वो लाभ जिसके लिए है, निम्न कोटि के लोगों के लिए वो लाभ है, दीनहीन लोगों के लिए वो लाभ है, तो वो लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा? वास्तव में उन तक तो लाभ वो पहुंचता ही नहीं है। हम कैसे ढूंढेंगे इस भरे समाज में? हम उनसे कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो बात है उन्होंने ढूंढ सकते हैं भरे समाज में। और ये बात भी गलत है कि अमीरों से लो और गरीबों को बांट दो, और ये बात भी गलत है कि अमीरों को लो और गरीबों में बांट दो, ये बात भी बहुत गलत है, ठीक है। अब आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद रोल्स के न्याय सिद्धांत को व्यर्थ प्रयास नहीं माना जा सकता, ठीक है। इन सारी आलोचनाओं के बाद भी उनके सिद्धांत को हम व्यर्थ प्रयास नहीं मान सकते कि व्यर्थ है। रोल्स का न्याय का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विश्व भर में अभी भी माना जाता है, और वह नया सिद्धांत है जो 1971 में आया, और वह विश्व में नया सिद्धांत है जो 1971 में आया है। रोल्स न्याय की अवधारणा को काफ़ी हद तक निष्पक्षता के रूप में स्पष्ट करने में सफल रहे, ठीक है। और रोल्स क्या है? जो न्याय की अवधारणा को काफ़ी हद तक उन्होंने निष्पक्ष रूप से, किसी पर पक्षपात नहीं, निष्पक्षता से उन्होंने स्पष्ट किया है, और वो सफल भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका सिद्धांत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रकाश डालता है जो उपयोगितावाद करने में विफल रहा है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।